जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 78। आज के लेक्चर में एज यूजुअल होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे हम, और फिर उसके बाद चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनिशियली हमारा प्लान है कि चैप्टर 15 के पहले 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए होम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। वॉल्यूम 2 चैप्टर 7। आज किस चैप्टर की रिवीजन की बारी है? चैप्टर 7। चैप्टर 7 कौन सा वाला चैप्टर है? किससे रिलेट करके? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2। इस चैप्टर में मेजर कंसेप्ट्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं? जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स और टाइम इज एसेंस या टाइम इज नॉट एसेंस, उस केस में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, रेमेडीज क्या होंगी। शब्द तो पहले वॉल्यूम 2 चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। अराउंड 19 January 22 पोटेशियम फार्म्स एग्री टू सप्लाई 500 kg of strawberries to Niobium Industries Limited (NIL) on 15 February 22 at a discounted price to be paid in advance. NIL agreed to the condition and paid the amount to MF in advance on 20th January 22. यहाँ तक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में उसने हमें बताया कि 2 कंपनीज के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है और एक कंपनी ने उसमें जो अपनी कंडीशंस थी एडवांस की वो पूरी कर दी। अब क्या हुआ इसके बाद? NIL had a plan to introduce strawberry flavored milk in March 22. NIL का प्लान था कि मार्च 22 में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसलिए उसने स्ट्रॉबेरी का ऑर्डर दिया। On 15 February 22 PF failed to deliver the strawberries to NIL. ड्यू डेट पे पार्टी ने गुड्स डिलीवर नहीं की। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या कहीं कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस तो नहीं है? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें लगे कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस है, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हुआ। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द रेमेडीज अवेलेबल टू NIL. NIL के पास क्या रेमेडीज हैं? पहले आप ये कमेंट करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा टाइम एसेंस है कि नहीं। और नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एग्रीमेंट टू डिलीवर गुड्स हो तो उसमें टाइम एसेंस है। इस केस में टाइम एसेंस है। टाइम एसेंस है तो क्या हुआ फिर? कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है कि वैलिड रहेगा? वाइडेबल है द ऑप्शन ऑफ NIL। और कॉन्ट्रैक्ट के वाइडेबल होने के अलावा कोई और रेमेडी है? क्या रेमेडी? एक्सेप्ट वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। हाँ, अगर गुड्स को एक्सेप्ट, लेट डिलीवरी को एक्सेप्ट, यहां पे उसने कहा 15 फरवरी को डिलीवर नहीं किया। अब 15 फरवरी के बाद में भी वो गुड्स को डिलीवर करे, PL में भी ना करे। अगर लेट डिलीवरी एक्सेप्ट की जाती है तो एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस देना पड़ेगा कि हम डैमेजेस क्लेम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला राइट क्या हुआ NIL का? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। दूसरा राइट क्या है? राइट टू क्लेम डैमेजेस। अच्छा, अगर गुड्स लेट डिलीवरी एक्सेप्ट की जाती है स्टिल राइट टू क्लेम डैमेजेस अवेलेबल है, प्रोवाइडेड नोटिस ऑफ इंटेंशन दिया जाता है कि हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। इस पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? इसमें 2 चीजें अहम थी। पहला, आपने कॉन्ट्रैक्ट के वाइडेबल होने पे कमेंट करना है। दूसरा, राइट टू क्लेम डैमेजेस पे कमेंट करना है। और इसके साथ लेट डिलीवरी अगर की जा रही है तो उसमें क्या सिचुएशन होगी डैमेज क्लेम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंडीशन क्या है वो मेंशन करनी है कि नोटिस दिया जाए। क्लियर? पार्ट बी, What would be your answer in the above if PF offers to deliver only 300 kg of strawberries to NIL on the due date? ड्यू डेट पे अगर PF सिर्फ 300 किलोग्राम, 500 का एग्रीमेंट हुआ था
300। आपके ख्याल में ये माइनर डेविएशन है या मेजर? मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन। अब इसमें रेलिवेंट कंसेप्ट कौन सा होगा? वो वैलिड टेंडर वाला। ये वैलिड टेंडर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ NIL। हाँ, अगर NIL चाहे तो क्या इसको एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकती है। इसे हम अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या रिमिशन भी कह सकते हैं, पार्शल, जब गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है इसे। तो अल्टरेशन या रिमिशन अगर वो कर लेती है तो ये अल्टरेशन या रिमिशन का केस बन जाएगा, वरना वैलिड डिलीवरी नहीं। जी भाई, इस AC का फ्लो भी ऊपर कर दीजिए जी। क्लियर हो गए दोनों कंसेप्ट्स? ठीक है। पहले वाले केस में पार्ट ए और पार्ट बी में क्या फर्क है? पार्ट ए में गुड्स को डिलीवर किया ही नहीं, उसने बिल्कुल ही नहीं किया, और पार्ट बी में पार्शियल गुड्स को डिलीवर किया जो कि वैलिड टेंडर नहीं है। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन 7। सर में क्या कह रहे जी? मोहसिन एंड जलील जॉइंटली बोरोड a sum of rupees 300,000 from Muslim and Munaf jointly। अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन मेरे जहन में आया, जो इस सवाल का सही जवाब देगा 100 रुपीज। स्टेटमेंट को आपने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, और फिर जस्टिफिकेशन भी देनी है। ऑफरर ही प्रोमिजर होता है हमेशा, और ऑफरी ही प्रोमिजी होता है। एक स्टूडेंट ने ये कंसेप्ट शेयर किया, सर ऑफर प्रोमिजी कौन है? जो ऑफरर हो वही प्रोमिजी है, वही प्रोमिजर है। प्रोमिजर कौन है? जो ऑफरर हो वही प्रोमिजर है। और प्रोमिजी कौन है? जो सर जो ऑफरी हो वही प्रोमिजी है। क्या ये कंसेप्ट सही है या गलत? जस्टिफिकेशन के साथ बताना जी मेरे भाई। ये कंसेप्ट सही नहीं है, जैसा कि इस केस में मोहसिन और जलील ने अमाउंट बारो की है, बारो की है। अच्छा नहीं, पहले मेन इस क्वेश्चन को छोड़े, मेन कंसेप्ट पे आइए। क्या ऑफरर हमेशा प्रोमिजर होता है? कैसे? एक्सप्लेन करें। इस क्वेश्चन से नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ दे, ये अलग है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये। मैं वैसे सिंपल पूछ रहा हूं, क्या ऑफरर और प्रोमिजर एक चीज है? ऑफरर ही प्रोमिजर होता है? इसका जवाब है नहीं। ये कोई बंदा प्रोमिजर होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि वो ऑफरर है कि ऑफरी है। प्रोमिजर या प्रोमिजी होना ऑफरर या ऑफरी होने पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड इस चीज पे करता है कि क्या उसने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कोई काम करना है या नहीं करना। अगर तो कोई काम अदा करना है उसने, जैसे कोई पेमेंट करनी है या कोई गुड्स डिलीवर करनी है, तो जिस बंदे ने जो काम करना हो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जिम्मेदारी, उसे प्रोमिजर कहा जाएगा। और जिसको वो गुड्स या अमाउंट डिलीवर होनी है उसे प्रोमिजी कहा जाएगा। जैसे ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया बी को, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, स्टूडेंट प्रोमिजर प्रोमिजी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ए ऑफर्स बी टू सेल हिज कार फॉर रुपीज 20 लाख। ए ने बी को ऑफर किया कार बेचने के लिए। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है, इस एग्रीमेंट के दो हिस्से हैं, एक है कार डिलीवर करना, एक है कैश पे करना। इस एग्रीमेंट के इस एक एग्रीमेंट में कितने प्रॉमिस हैं? 2 प्रॉमिस हैं। पहला प्रॉमिस कौन सा? कार डिलीवर कर। दूसरा प्रॉमिस कौन सा? कैश पे करने का। अगर इस प्रोमिजी डिपेंड करता है आपके प्रॉमिस पे, ऑफर ऑफरी पे डिपेंड नहीं करता,
प्रॉमिसर प्रॉमिसी किस पे डिपेंड करता है? प्रॉमिस पे। अब देखे कार किसने किसको देनी है? ए ने बी को कार देनी है। तो जब कार डिलीवर करने की बात करेंगे ना, हम इसमें कहेंगे कि ए प्रॉमिसर है, ए प्रॉमिसर है। क्यों? ए ने कार डिलीवर करनी है, ए ने कोई काम करना है, ए प्रॉमिसर। और बी क्या है? प्रॉमिसी। और जब हम कैश के प्रॉमिस की बात करेंगे, कैश किसने किसको अदा करना है? बी ने ए को कैश अदा करना है। इसमें बी होगा प्रॉमिसर और ए होगा प्रॉमिसी। ये प्रॉमिसी डबल ही है, ध्यान से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये ओ और आर, प्रॉमिसर। भाई ये समझ आया? तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। वरना तो ए ऑफरर है, बी ऑफरी है। इसमें हालांकि ए ऑफरर है, लेकिन इस प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ए प्रॉमिसर तो नहीं है। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किस पे डिपेंड करता है? प्रॉमिस पे। ठीक है, किस प्रॉमिस? इसका मतलब है एक ही एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रॉमिसर भी हो सकती है, प्रॉमिसी भी। डिपेंड करता है प्रॉमिस पे। किस प्रॉमिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? ये कुछ समझ आया आपको? प्रॉमिस और प्रॉमिसी क्लियर? तो लाजमी नहीं कि ऑफरर ही हमेशा प्रॉमिसर हो। ऑफरर प्रॉमिसर भी हो सकता है, प्रॉमिसी भी हो सकता है। डिपेंड करता है प्रॉमिस कौन सा है। कुछ समझ आए? चलिए वापस आते हैं, इसको रेज कर दें हम। चले नोट कर। अच्छा, अब मोहसिन एंड जलील जॉइंटली बारोड ए सम ऑफ ₹300,000 फ्रॉम मुस्लिम एंड मुनाफ जॉइंटली। अब इन्होंने पैसे अमाउंट बारो कर ली है। अब क्या करना है? अब उसे रीपे करना है। अब रीपे करना है, किसने रीपे करना है? मोहसिन एंड जलील। किसको रीपे करना है? मुस्लिम। तो इसमें प्रॉमिसर्स कौन है? मोहसिन एंड। और प्रॉमिसीज कौन है? मुस्लिम एंड मुनाफ। अब चूंकि इसमें एक से ज्यादा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी है, इसे हम कहेंगे ये जॉइंट प्रॉमिस है। और इस पे रूल्स कौन से लगेंगे? जॉइंट प्रॉमिस वाले। अब जॉइंट प्रॉमिस, फिर आगे क्या कह रहा है? मोहसिन एंड जलील डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट, मुनाफ विदाउट मुस्लिम्स नॉलेज फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट मोहसिन एंड जलील फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू। अब आपको रूल पता है कि क्या एक जॉइंट प्रॉमिसी अकेला डिमांड कर सकता है परफॉर्मेंस? सारे ना अकेला परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है और ना ही अकेला लीगल एक्शन ले सकता है। यहां पे वो लीगल एक्शन की बात कर रहा है। अगर डिफॉल्ट किया तो क्या सिर्फ मुस्लिम जो मुनाफ है वो मुस्लिम के नॉलेज के बगैर, दूसरे प्रॉमिसी के नॉलेज के बगैर अकेला मोहसिन एंड जलील के खिलाफ केस फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? दोनों प्रॉमिसेस को इकट्ठे मिलकर केस फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जॉइंट प्रॉमिस का रूल है कि जॉइंट प्रॉमिसेस टुगेदर कैन डिमांड परफॉर्मेंस। जॉइंट प्रॉमिसेस टुगेदर कैन डिमांड, अलग अलग नहीं। क्लियर ये बात? अच्छा, अगर वो इस केस को थोड़ा सा चेंज करता, वो ये ना कहता कि मोहसिन और जलील डिफॉल्ट कर गया, बल्कि कहता मोहसिन और जलील ने पैसे अदा कर दिए हैं मुनाफ को, तो क्या इनकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती मोहसिन एंड जलील की? क्यों नहीं होती? क्योंकि जॉइंट प्रॉमिसेस को इकट्ठे पेमेंट करनी है, क्योंकि वो इकट्ठे डिमांड कर सकते हैं, पेमेंट भी उनको इकट्ठे ही होगी। कंसेप्ट याद आया जॉइंट प्रॉमिस के रूल्स का? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट कंसेप्ट बल्कि यही है, कह रहे जी कौन सी वाली लाइन? जी हाँ जी, अभी इसको रहने दीजिए।
Bakir and Qurban jointly borrowed a sum of rupees 600,000 from Atif and Salim. In the light of provisions of contract, briefly explain the following. पहला केस, on the date of payment, Bakir paid rupees 600,000 to Atif, which he accepted. Are Bakir and Qurban discharged from their liability? अच्छा, जॉइंट प्रोमिजर में से कोई एक भी पेमेंट कर सकता है. जॉइंट प्रोमिजर में हर एक की लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरल है, लेकिन जॉइंट प्रोमिसेस जब तक इकट्ठे नहीं होंगे वो पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते, पेमेंट वसूल नहीं कर सकते. अब यहां पे चूंकि सिंगल प्रोमिसी को पेमेंट कर दी गई है, क्या ये वैलिड पेमेंट है? वैलिड पेमेंट नहीं है. वैलिड पेमेंट कब होती? जब बाकिर एंड कुर्बान दोनों मिलके पेमेंट करते तब वैलिड होती, या जब आतिफ और सलीम दोनों मिलके वसूल करते? जब आतिफ और सलीम दोनों मिलके पेमेंट को वसूल करते फिर ये वैलिड पेमेंट होती. सेकेंड, ऑन ड्यू डेट बाकिर एंड कुर्बान डिफॉल्टेड इन मेकिंग द पेमेंट. सलीम विदाउट इन्फॉर्मिंग आतिफ फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट बाकिर एंड कुर्बान फॉर द रिकवरी ऑफ अमाउंट. विल सलीम, ये तो पिछले वाला केस ही हो गया. क्या वो सक्सीड? नहीं. क्यों नहीं सक्सीड होगा? दोनों को प्रोमिसेस को इकट्ठे ही केस फाइल करना पड़ेगा रिकवरी के लिए. क्लियर? अच्छा, अब है एमसीक्यूज हमारे चैप्टर 14 के. अब करंट की तरफ आ जाइए. तो रिवीजन वाला था ना चैप्टर 7. प्रोमिसरी नोट इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग a conditional promise to pay, unconditional order. क्या अनकंडीशनल? अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे या ऑर्डर टू पे? प्रॉमिस टू पे, सी ऑप्शन. क्योंकि ऑर्डर टू पे तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा. सेकेंड, इफ ए डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन टू पे, इट इज प्रॉमिसरी नोट, नॉट ए प्रॉमिस या बिल ऑफ एक्सचेंज. अच्छा, बी भी ठीक है क्योंकि प्रॉमिसरी नोट नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट सी है, बिल ऑफ एक्सचेंज. थर्ड, ए प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन इवेंट दैट इज डेथ. नहीं, सर्टेन इवेंट पे अगर डिपेंड करता है वो कंडीशनल नहीं है, डेथ वाला. द प्रॉमिस इज टू पे ऑन नेक्स्ट डेथ इफ ही लीव्स द मेकर एनफ टू पे. इसमें कंडीशन आ गई. इसमें कंडीशन आ गई. अच्छा, कंडीशन डेथ की वजह से नहीं है, इनफ मनी की वजह से है कि पता नहीं इतने पैसे छोड़ के मरता है कि नहीं. तो ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं है. ये प्रॉमिसरी नोट, ये कंडीशनल हो गया प्रॉमिसरी नोट. ये वाला इट इज टू पे ऑन डिमांड, ये डिमांड हो सकता है, पेबल ऑन डिमांड हो सकता है, ये कंडीशनल नहीं होता. और पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ये भी कंडीशनल नहीं. तो इनमें से कंडीशनल कौन से वाला होगा? बी वाला, जो कि डेथ पे होगा प्रोवाइडेड डी लीव्स इनफ मनी. तो ये कंडीशनल या वॉइड किस वजह से हुआ? डेथ की वजह से या इनफ मनी की वजह से? शाबाश, बी ऑप्शन हो गई करेक्ट. नेक्स्ट 4, इन प्रोमिसरी नोट देयर आर 2 पार्टी. 3 पार्टी किसमें होती हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज में. क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में 4 पार्टीज हो सकती हैं? अगर इंडोर्समेंट कर दी जाए तो फिर एक इंडोर्जी नई पार्टी भी ऐड हो सकती है. ड्रॉ ड्राई पे ही तो होंगे ही, लेकिन अगर इंडोर्समेंट कर दी जाए तो एक नई पार्टी इंडोर्जी भी ऐड. लेकिन नॉर्मली जब हम पार्टीज पूछ रहे होते हैं तो इससे मुराद प्राइमरी पार्टीज होती हैं. प्राइमरी पार्टीज 3 ही होंगी और प्रोमिसरी नोट में प्राइमरी पार्टीज 2 ही होंगी. यहां पे करेक्ट ऑप्शन प्रोमिसरी नोट है तो 2 पार्टीज होंगी. 5, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट. यानी अगर इंस्ट्रूमेंट देने वाले का अपना टाइटल डिफेक्टिव हो भी तो भी जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जिसने इसे फॉर कंसीडरेशन इन गुड फेथ हासिल किया है, उसे गुड टाइटल ही मिलेगा, यानी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स टाइटल मिलेगा. तो 5th में करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बी. 6, ए प्रोमिसरी नोट चेक कर बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज
Drawn and payable in Pakistan. ड्रॉन इन पाकिस्तान एंड पेबल आउटसाइड Payable in Pakistan. फॉरेन हो जाएगा. ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान. नहीं. ड्रॉन एंड पेबल इन पाकिस्तान, यानी ड्रॉ भी पाकिस्तान में, पेबल. यही वाहिद डेफिनेशन है जो हमारे इनलैंड की डेफिनेशन को मीट करती है. और ड्रॉन एंड पेबल, और ये तो बाकी सारे फॉरेन होंगे. बी मे बी इनलैंड हो, मे बी फॉरेन हो, ये कंफर्म नहीं है. डिपेंड करता है ड्रॉ कहाँ किया गया. सिर्फ सी में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ड्रॉ भी पाकिस्तान में हुआ, पेबल पाकिस्तान, इनलैंड है. सी ऑप्शन करेक्ट. 7 मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉर. और प्रोमिसरी नोट का मेकर मेकर ही कहलाता है. प्रोमिसरी नोट में जिसको पेमेंट होनी है वो क्या कहलाता है? और बिल ऑफ एक्सचेंज में वे भी पे ही होता है. 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. राइटिंग में होना चाहिए, बिल्कुल. ट्रांसफरेबल है, साइंड भी है, रजिस्टर्ड होना रिक्वायर्ड नहीं है. रजिस्टर्ड होना रिक्वायर्ड. अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर होना रिक्वायर्ड नहीं है. क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर्ड होना रिक्वायर्ड है? कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का रजिस्टर्ड होना रिक्वायर्ड है. याद है कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? गिफ्ट, चैरिटी का रजिस्टर होना रिक्वायर्ड नहीं है. गिफ्ट, एग्रीमेंट ऑन काउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, टाइम बार्ड. चलिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, शाबाश. विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए ये तो हो गया सी. 9 बेयरर इंस्ट्रूमेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू बेयरर. यस. ऑन विच द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक. लास्ट ब्लैंक हो तो फिर भी बेयरर बन जाता है. इसका मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है. सी, इधर ए और बी. सी ऑप्शन करेक्ट होगी. विच इज पेबल आफ्टर सर्टेन डेज ऑफ मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, तो टाइम हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? बेयर इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ? आइदर ए और बी. सी ऑप्शन करेक्ट है हमारी. 10 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेजेंटेड एट एनी टाइम फॉर पेमेंट. बेयर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, वो स्पेसिफाइड टाइम पे पेबल है. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, ये भी नहीं. ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, ये कभी भी प्रेजेंट किया जा सकता है पेबल के. ऑन डिमांड का मतलब यही है कि जब डिमांड करेगी पार्टी हमें इसको पे करना पड़ेगा. नन ऑफ द अबव. सी ऑप्शन करेक्ट है जी. क्लियर? कोई क्वेश्चन? चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ. चेक नंबर नीचे लिखे, नीचे लिखे यहाँ पे होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 15, जो रिलेट करता है थर्ड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से. थर्ड टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? चेक. आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी चेक देखा हो? कितने से? और जिसने चेक ना देखा हो कभी? चलिए, सबने तकरीबन चेक देखा है. नहीं देखा तो आपके सामने भाई ने बड़ी मेहनत से फॉर्मेट बनाया है, इसको देख सकते हैं. चेक होता क्या है वैसे, पहले ये बताइए. लेके दिखा रहे हैं. जब हमारे पास बहुत से पैसे आ जाते हैं, इतने पैसे कि हमसे संभाले ना जाएं घर में, और हमें खतरा हो कि इतने ज्यादा पैसे हमारे पास अगर घर में, और किसी को पता चल गया कि इसके पास 7-8 हजार मौजूद है, तो चोरी चिकारी का खतरा है. तो हम क्या करते हैं? बैंक जाते हैं. बैंक में अगर आप 18 ईयर्स या अबव एज के हैं, अगर आपका आईडी कार्ड बना हुआ है, तो ही आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं.
बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, बैंक आपके पैसे आपके अकाउंट में जमा कर देता है और आपसे कहता है कि जब कभी आपको जरूरत पड़े आप पैसे निकलवा सकते हैं। इसके लिए वो एटीएम कार्ड आपको, लेकिन हम एटीएम कार्ड का सिस्टम डिस्कस नहीं करें। हम कौन सा सिस्टम डिस्कस करें? चेक का। वो आपको एक चेक बुक देता है। चेक बुक क्या है? एक छोटी सी बुकलेट है जिसमें कोई 25, 50 या 100 पेजेस होते हैं, छोटे छोटे लंबूतरे से, और हर पेज को अलहदा आप यूज कर सकते हैं बैंक में से पैसे निकलवाने के लिए। उस पेज को कहते हैं चेक। तो चेक क्या किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एक पेज है रिटर्न फॉर्म में जिसमें आप बैंक को ऑर्डर करते हैं कि मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल के दे दिए जाएं। अगर आप खुद अपना चेक लेके गए हैं तो आप खुद पैसे ले सकते हैं। अगर आपने किसी थर्ड पार्टी को अपना चेक दिया है बाकायदा साइन करके और आपके पास अकाउंट में इतने पैसे भी हैं, तो फिर बैंक उस थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देगा। यह है चेक का सिस्टम। चेक का अगर आपने फॉर्मेट देखना हो तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 चैप्टर 15, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जी नहीं वो ये नहीं कह सकते। वो प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में कहता है कि इसको ड्राफ्ट करके दिखाओ। चेक के बारे में नहीं कहता, चेक के बारे में नहीं कहेगा। आज तक भी उसने क्वेश्चन पूछा, ना ही उम्मीद है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। एक आध दफा प्रैक्टिस कर लीजिएगा चेक करने की, लेकिन उम्मीद है पूछेगा नहीं। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट के बारे में ड्राफ्टिंग पूछ सकता है। ये चेक का स्पेसिफिक है। अच्छा देखें, अब हर बैंक का ना अपना फॉर्मेट होता है। जैसे बाजुकात चेक नंबर यहाँ पे लिखा हो सकता है, बाजुकात चेक नंबर हो सकता है ऊपर यहाँ लिखा हो गई, फॉर्मेट अपना होता है, तरतीब। लेकिन नॉर्मली एक टिपिकल बैंक का चेक तकरीबन इस तरह का होता है। बैंक का नाम लिखा होता है, इसके बाद पे डैश आर बेरर लिखा होता है, डेट है, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन रुपीस, सिग्नेचर आईबीएन, भाई आईबीएन हो, अकाउंट नंबर हो, वो सारा लिखा होता है। यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर भी लिखा होता है। यहाँ पे अकाउंट टाइटल वही नेम ऑफ अकाउंट होल्डर या अकाउंट टाइटल, मर्जी है भाई आपकी। नाम भी लिखा होता है और उसका अकाउंट नंबर या आईबीएन नंबर भी लिखा होता है। क्लियर? ये फॉर्मेट। इसमें जो अहम चीजें हैं आपके लिए वो एक डेट है, सिग्नेचर है, पे डैश आर बेरर, ये क्योंकि इससे हमें पता चलता है ये बेरर चेक है या ऑर्डर चेक है, और अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स। ये चीजें आपके लिए रेलिवेंट है। बाकी चेक नंबर वगैरह या बैंक का नाम ये रेलिवेंट नहीं है। क्लियर हुई ये बात? अच्छा, अब ये चेक की डेफिनेशन बढ़ता है। क्या कहता है? कहता है चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब चेक एक स्पेशल टाइप है बिल ऑफ एक्सचेंज की। बिल ऑफ एक्सचेंज की एक स्पेशल टाइप है चेक। लेकिन इसके रूल्स बिल ऑफ एक्सचेंज से थोड़े से कुछ जगहों पे डिफरेंट हैं। डिफरेंट किस वजह से हैं? डिफरेंट किस वजह से हैं? क्योंकि इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट कर रहा है। जैसे डिफरेंस की एक बड़ा डिफरेंस क्या है बिल ऑफ चेक में, कि चेक के लिए जो वैलिडिटी पीरियड है वो 6 मंथ्स किया गया है, और बिल ऑफ एक्सचेंज सिर्फ उसी दिन, उसका मैच्योरिटी डेट वही एक दिन होता है जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा गया है कि इस दिन ये पेएबल है। चेक में 6 महीने का टाइम है। तो चेक क्या है? चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉ किया जाएगा हमेशा किस पे? स्पेसिफाइड बैंकर पे। यानी इसका ड्रॉ ही हमेशा बैंक होगा कोई ना कोई, और वो बैंक कौन सा? जिसका नाम चेक पे लिखा गया है। चेक का जिसका नाम चेक बुक पे, वो जाहिर है बैंक जब चेक बुक दे रहा होता है वो अपने ही नाम के साथ प्रिंट करवा के दे रहा होता है। तो ड्रॉई चेक के केस में हमेशा कौन होगा? बैंकर। वो बैंकर जिसका नाम स्पेसिफाई किया गया है चेक बुक के ऊपर। और इसकी नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है।
चेक की एक्सेप्टेंस की जरूरत आप फौरी तौर पे इशू कर सकते हैं और वो वैलिड चेक होगा। बैंक एक्सेप्ट करना जरूरी। बैंक जब आपको चेक बुक देता है तो इनडायरेक्टली वो एक्सेप्ट कर रहा होता है कि जब अगर आपके अकाउंट में पैसे हुए और आपने चेक इशू किया तो मैं उसकी पेमेंट करूंगा। एंड पेएबल ओनली ऑन डिमांड, यानी चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, डिमांड। यानी जब भी आप चेक लेके बैंक के पास जाएंगे, बैंक आपको उसी दिन पेमेंट करने का पाबंद है, आपको 2-4 दिन बाद का टाइम नहीं देगा कभी। अगर अकाउंट में पैसे होने चाहिए, साइन मैच करने चाहिए, डेट सही लिखी हो, अमाउंट्स वगैरह ठीक लिखी हो, बैंक आपको उसी वक्त पैसे अदा करने का पाबंद है। यह है चेक की डेफिनेशन और चेक का स्पेसिमन। इसमें कोई प्रॉब्लम? ड्रॉ नॉन स्पेसिफाइड बैंक के चेक का जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंक होगा, यानी चेक जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जाएगा जिस बंदे को, वो हमेशा बैंक ही होगा। जी मैं उसकी तरफ आता हूं आगे। क्या अलाइड बैंक का चेक अगर HBL में प्रेजेंट किया जाए क्या उसकी पेमेंट हो सकती है? वो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसे कहते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियरिंग प्रोसेस मैं भी आपके साथ शेयर करता हूं। पहले चेक के एसेंशियल जरा गौर से सुनिए। एसेंशियल बहुत इजी है, पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। सबसे पहला, चेक इट मस्ट बी इन राइटिंग। हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह इसे भी इन राइटिंग होना चाहिए। सेकेंड, इट इज एन ऑर्डर टू पे। ये प्रोमिसरी नोट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसलिए ऑर्डर टू पे है, ये प्रॉमिस टू पे नहीं है। थर्ड, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। ये भी हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कंडीशन है, अनकंडीशनल। इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉ। अच्छा, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर और ड्राई दोनों के साइन होते हैं, चेक में सिर्फ ड्रॉर के साइन है। क्यों? क्योंकि ड्राई हमेशा बैंक होता है जिसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए चेक के ऊपर सिर्फ एक पार्टी के साइन होंगे, ड्रॉर के, ड्राई के साइन नहीं होते। पार्टीज मस्ट बी सर्टन, यानी अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो पार्टी सर्टन होनी चाहिए। ड्रॉर कौन है, ड्राई कौन है? ड्रॉर कौन है, ड्राई कौन है? तो पेई कौन है उसका नाम भी, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो पेई का नाम भी मेंशन होना चाहिए। बेरर है तो आपको होता है कोई भी हो सकता है। अमाउंट शुड बी सर्टन। सर्टन ऐसा ना हो कि इधर कोई और अमाउंट लिखी हुई है और इधर कोई और अमाउंट, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी ना। इधर अगर 150,000 लिखा है, इधर 200,000 लिखा है, बैंक कौन सी अमाउंट पे करेगा? कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि 150,000 पे करना है या 200 करना। नेक्स्ट, इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। चेक हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा। क्लियर? डिस्कस हो चुका है। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। ये पेएबल डिमांड ही होगा। चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। बैंक कभी आपको चेक वसूल करके 2-4 दिन का, क्या 1 दिन का टाइम भी नहीं देगा, उसी दिन पेमेंट करेगा जिस दिन आप चेक प्रेजेंट करेंगे। हाँ, डेट सही होनी चाहिए। डेट ये ना 6 महीने पुरानी हो, 6 महीने से ज्यादा पुरानी हुई तो बैंक उसकी पेमेंट, या अगर फ्यूचर की कोई डेट हुई वो भी नहीं पेमेंट करेगा। उस डेट जब वो डेट आएगी तब पेमेंट करेगा। शाबाश भाई, क्लियर हो गया। अब ये हमने चेक के में डेफिनेशन पढ़ा, स्पेसिमन, सिग्नेचर और एसेंशियल एलिमेंट्स। आपके पास 3 मिनट का टाइम है, इसकी रीडिंग कर लीजिए। पॉज कीजिएगा। जी उम्मीद है रीडिंग कर लियो कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो पूछ लीजिए। जी, क्या अमाउंट की कोई लिमिट होती है? अमाउंट की सिर्फ एक ही लिमिट है कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं, उससे 1 रुपये ज्यादा का भी आप चेक लिखेंगे ना, बैंक उसको डिसऑनर कर देगा, पेमेंट नहीं करेगा। जी, ओवरड्राफ्ट भी होता है, लेकिन वो हमारा आज के कंसेप्ट इसका हिस्सा नहीं है। ओवरड्राफ्ट पहले से अरेंजमेंट प्रूव करवानी पड़ती है। उस सूरत में आपके जो ओवरड्राफ्ट की लिमिट होती है वो फिर मैक्सिमम लिमिट बन जाती है। जी, और की इट मस्ट बी अनकंडीशन, मतलब कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं चेक के ऊपर लिख दूं कि इस भाई को पेमेंट तब भी करना जब इसने मेरा काम सही तरीके से किया हो,
है। इसको मैंने कहा मेरे घर में पेंट कर दे, अगर इसे सही तरीके से पेंट किया हो, पेंट करने के बाद इसको पेमेंट करना, पहले ना करना। बैंक कहेगा भाईजान मेरा काम पेमेंट करना है, पेमेंट वसूल करना है, पेंट चेक करना मेरा काम नहीं है। अगर कंडीशन अटैच कर दी तो वो कंडीशनल हो जाएगा वैलिड इंस्ट्रूमेंट। ये तो हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रूल है कि वन कंडीशनल होना चाहिए जी। डेट फ्यूचर की अगर लिख दी है तो वो टाइम नहीं बन जाएगा। डेट फ्यूचर की लिख दी है तो वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनेगा, वो चेक ही नहीं है, वो लीगली वैलिड चेक ही नहीं है। लीगली वैलिड चेक कब बनेगा? जब वो डेट आएगी, जब वो डेट आएगी। यानी ऐसा नहीं होता, लिख सकते हैं लेकिन आप उसे बैंक को प्रेजेंट नहीं कर सकते भाई। हाँ, जब तक वो डेट नहीं आएगी, और जब डेट आएगी तो जिस दिन प्रेजेंट करेंगे उसी दिन पेमेंट होगी। मेन कंसेप्ट ये है कि जिस दिन प्रेजेंट किया जाए उसी दिन पेमेंट हो रही है कि कुछ अरसे के बाद। और कोई क्वेश्चन? जेहन में रखिएगा, चेक के ऊपर फ्यूचर की डेट लिखने से वो टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं बनता, बल्कि वो वैलिड चेक की डेफिनेशन से ही निकल जाता है। अब वो वैलिड चेक तब बनेगा जब जो डेट लिखी है उसके ऊपर वो डेट आएगी तब। कैशियर कौन होगा? नहीं, कैशियर कोई नहीं है, कैशियर ड्रॉई ही का आगे रिप्रेजेंटेटिव है। कैशियर जब हम बोलते हैं बैंक तो इसमें बैंक का सारा स्टाफ आ जाता है। तो ड्रॉई कौन है? बैंक या उसका सारा स्टाफ। कैशियर अलहदा किसी हैसियत में काम नहीं कर रहा, हाँ एजेंट के तौर पे। नहीं, वो अपने इंटरनल प्रोसेस के लिए साइन करता है कि उसने ये सारी चेकिंग कर ली है। इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होते हुए उसके साइन होना जरूरी नहीं होता। जो फ्यूचर में लिखे होते हैं, फ्यूचर की डेट के, वो पोस्ट डेट चेक ही होता है। हाँ जी, तो आपने कहा मतलब वो चेक की डेट से ही बाहर चला जाएगा, मतलब चेक। मैंने कहा वैलिड चेक, अल्फाज पे गौर नहीं किया आपने। मैंने कहा वैलिड चेक की डेफिनेशन से बाहर चला जाएगा। फ्यूचर की डेट लिखी होगी तो हम उसको एक वैलिड या लीगल चेक नहीं समझते, क्योंकि किसी भी बैंक में जाके उसकी पेमेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ चेक की डिफरेंट टाइप्स पे। चेक की दो बड़ी टाइप्स हैं, ये जरा गौर से सुनेगा। चेक की दो बड़ी टाइप्स हैं, एक है ओपन चेक और एक है क्रॉस चेक। ठीक है, ओपन चेक और क्रॉस चेक में क्या फर्क है? ओपन चेक के ऊपर कुछ भी नहीं हम लाइंस वगैरह ड्रॉ करते। क्रॉस चेक ऐसा चेक है जिसमें दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की, जैसे ये चेक है, ये एक ओपन चेक है। ठीक है, ओपन चेक का फर्क क्या पड़ता है? आप इस चेक को कोई भी बंदा बैंक के पास ले जाए तो वो उसे कैश काउंटर पे ही उसकी पेमेंट ले सकता है। ओपन चेक कौन सा चेक है? ऐसा चेक जिसे जब बैंक को प्रेजेंट किया जाएगा, बैंक अपने कैश काउंटर पे ही खड़े खड़े उसकी पेमेंट कर देगा, करेंसी नोट्स की शक्ल में। और क्रॉस चेक ऐसा चेक होता है जिसकी पेमेंट बैंक कैश में नहीं करता, बल्कि किसी ना किसी जिस बंदे को पेमेंट करनी होती है, जो चेक लेके आता है, उसके अकाउंट में पैसे डालता है, उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट करता है। यह है क्रॉस चेक। ओपन चेक और क्रॉस चेक में फर्क क्या है? ओपन चेक की पेमेंट कैश फॉर्म में होगी, क्रॉस चेक की पेमेंट बैंक अकाउंट में होगी। इसीलिए बताइए कौन से वाला चेक ज्यादा सिक्योर है? क्रॉस चेक ज्यादा सिक्योर है क्योंकि इसकी पेमेंट बैंक अकाउंट में होगी। पता चल जाएगा किसने, अगर चेक मेरा क्रॉस चेक था ना और गुम हो गया, किसी ने अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट करवा लिए, तो ट्रेस हो सकता है वो कि किसके अकाउंट में पैसे गए हैं। लेकिन अगर ओपन चेक हुआ, वो किसी ने कैश काउंटर पे कैश करवाया और निकल गया, तो फिर वो ट्रेस नहीं हो सकता जी। आईडी कार्ड की फोटोकॉपी वो डिपेंड करता है, अगर बैंक ने ले लिया, बैंक की अपनी प्रैक्टिस होती है, उन्होंने कुछ सर्टेन अमाउंट रखी होती है, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होगी तो कॉपी रख लेंगे, सर्टेन अमाउंट से कम हुआ चेक तो कॉपी भी नहीं रखता बैंक। वो फिर सीसीटीवी कैमरा और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन, मुश्किल हो जाता है काम। तो क्रॉस चेक जो है निस्बतन सिक्योर पेमेंट समझी जाती है, और ओपन चेक
सिक्योर्ड नहीं होती, वो थोड़ा रिस्की है। अच्छा एक चीज में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स ओपन चेक और बेरर चेक को मिक्स कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों में फर्क है। बेरर चेक का मतलब है पेमेंट किसको होगी, ओपन चेक का मतलब है पेमेंट कैसे होगी। ओपन चेक का मतलब क्या है, पेमेंट कैसे, काउंटर पे के काउंट में। ओपन चेक की पेमेंट कैसे होती है, काउंटर पे। ओपन चेक का ताल्लुक किस चीज से, पेमेंट कैसे। बेरर चेक का ताल्लुक किससे है, पेमेंट किसको होगी। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। चलिए, तो ओपन चेक हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये ऐसा चेक है जो काउंटर पे होगा, और क्रॉस चेक ऐसा है जो अकाउंट में क्रेडिट होगा, और क्रॉस चेक ज्यादा सिक्योर है निस्बतन। क्लियर। अच्छा, अब चेक को क्रॉस कैसे किया जाता है, एक सही तरीका है, एक गलत तरीका। गलत तरीका क्या है चेक को क्रॉस करने का, ये भी क्रॉस है, ये गलत। इससे अब चेक खत्म हो गया, अब ये चेक समझे कैंसिल हो गया, ये क्रॉस नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। ये चेक को क्रॉस करने का सही तरीका ये है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस ऐसे ड्रॉ की जाए, ये है सही क्रॉसिंग ऑफ चेक। इवन अगर आप सेंटर में भी लाइंस ड्रॉ कर लेना ऐसे, ये भी गलत क्रॉसिंग है, इससे भी चेक कैंसिल हो जाता है। तो क्रॉसिंग ऑफ चेक का तरीका क्या है, सेंटर में नहीं बल्कि किस जगह, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस, टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं, ऐसे जिगजैग वाली नहीं लाइंस लगानी। कौन सी लगानी है लाइंस, पैरेलल सीधी लाइन। ये है क्रॉसिंग ऑफ चेक। इसमें सम टाइम हम सिर्फ ऐसे करके दो लाइंस लिख देते हैं, बाज़ का दरमियान में एंड कंपनी भी लिखा करते थे पुराने जमाने में, या एंड कंपनी या एंड को चाहे लिखे चाहे ना लिखे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ दो पैरेलल लाइंस आपने ड्रॉ कर दी, वो चेक क्रॉस हो गया। इसे कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। कौन सी क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग। तो चेक की बड़ी दो टाइप्स क्या हैं, ओपन चेक और क्रॉस। ओपन चेक कौन सा है, कैश काउंटर पे हो सकता है। क्रॉस चेक कौन सा है, जब अकाउंट में जाता है। दोनों में से कौन सा ज्यादा सिक्योर है, क्रॉस चेक, क्योंकि आपको पता चल जाता है पेमेंट किसके अकाउंट में क्रेडिट हुई है। चेक को क्रॉस करने का सही तरीका क्या है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ की जाए, दरमियान में क्या कुछ अल्फाज लिखना जरूरी है, नहीं, चाहे तो ब्लैंक छोड़ दे, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं एंड कंपनी। क्या, एंड कंपनी, ये स्टैंडर्ड टिपिकल वर्ड्स है, इनका कोई मीनिंग नहीं है कि एंड कंपनी से क्या बनता है। तो अगर किसी चेक में दो पैरेलल लाइंस है, दरमियान में एंड कंपनी लिखा है, क्या कहेंगे, कौन सी वाली क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग। अब आगे चलते हैं। अगर कोई जनरल क्रॉसिंग है तो कोई इस दुनिया में स्पेशल क्रॉसिंग भी होती होगी। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग है तो भाई दुनिया में कोई जनरल क्रॉसिंग है, स्पेशल भी होती होगी, बिल्कुल होती है। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है, स्पेशल क्रॉसिंग में चेक के फेस पे किसी दूसरे बैंक का नाम लिख दिया जाता है। अच्छा, यहां पे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर एलाइड बैंक का चेक है वो HBL में प्रेजेंट किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। और हाँ, ये तकरीबन समझ लीजिए हर महीने कंपनीज के अक्सर एम्प्लॉयज के साथ होता है। जैसे हमारे जो कॉलेज का बैंक अकाउंट है वो है मीज़ान बैंक में, और जो मेरा अकाउंट है वो है बैंक ऑफ पंजाब में। वो हमारे घर के करीब है इसलिए मैंने वहाँ पे अकाउंट खुलवाया। ठीक है, क्योंकि आना जाना उसमें लॉकर फैसिलिटी भी होती है, तो वो घर के करीब हो तो ज़्यादा बेहतर है, कोई चीज़ सिक्योर करनी होती। तो
भाई अब क्वेश्चन को आगे लेके चलें कि आपके पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, आपके मसले मसाइल डिस्कस करें आगे, मेहरबानी। अब होता क्या है, हर मंथ एंड पे कॉलेज वाले मेरी सैलरी का चेक मुझे बना के देते हैं। बताइए वो चेक किस बैंक का होगा? बड़ा मिजान बैंक। और सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो चेक को हमेशा क्रॉस करते हैं, चेक को हमेशा मंथ एंड पे क्रॉस चेक मुझे मिल गया। मंथ एंड पे क्या हुआ? क्रॉस चेक मुझे मिल गया। अब क्या मैं ये क्रॉस चेक मिजान बैंक के काउंटर पे ले जाके पैसे वसूल कर सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्रॉस हुआ, उसकी पेमेंट काउंटर पे होगी नहीं। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या मैं मिजान बैंक में जाके उनको चेक प्रेजेंट करके कह सकता हूं मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो? नहीं। क्यों? मिजान बैंक वाले कहेंगे सर हमारे पास आपका अकाउंट ही नहीं है, डिपॉजिट कहां करवाऊं? हमारे पास आपका अकाउंट ही नहीं है, डिपॉजिट कहां करें? मिजान बैंक जाके मैं ये चेक नहीं दूं। क्यों नहीं दूंगा? सर आपका अकाउंट नहीं होगा। अकाउंट नहीं। मैं वो चेक लेके घर आऊंगा और बैंक ऑफ पंजाब में विजिट करूंगा, बैंक ऑफ पंजाब को जाके मैं ये चेक दूंगा अपनी ब्रांच में। बैंक, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब वाले के पास मेरा अकाउंट है, लेकिन बैंक ऑफ पंजाब फौरी तौर पे उसको मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं, क्रेडिट नहीं करेगा। वो बैंक ऑफ पंजाब कहेगा भाईजान पहले मैं ये चेक की अमाउंट मिजान बैंक से कलेक्ट कर लूं। जब चेक की अमाउंट मिजान बैंक से कलेक्ट कर लूंगा ना, फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। उससे पहले नहीं करूंगा। कब करूंगा? और होना भी ऐसे चाहिए, वरना डायरेक्ट क्रेडिट करता तो मैं 2 नंबर चेक दे दे के उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा के एक दफा पैसे निकलवा के तो निकल जाता 2 दिन में। एक पेमेंट 8,000 का फ्रॉड करके निकल जाता। बड़ा फ्रॉड जो करना ही है तो 8 करोड़ का क्यों ना करे, 8,000 का। तो बैंक ऑफ पंजाब फौरी तौर पे मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा चेक की अमाउंट। क्यों नहीं करेगा? कहेगा मैं पहले ये पैसे कलेक्ट कर लूं। बैंक ऑफ पंजाब क्या कहेगा? मैं ये पैसे कलेक्ट कर। और किससे कलेक्ट करने हैं? इस मिजान। वो बैंक ऑफ पंजाब जाएगा मिजान बैंक, मिजान बैंक उससे चेक देखेगा, इस कॉलेज ने दिया है, कॉलेज का अकाउंट देखेगा, देखेगा पैसे हैं कि नहीं। पैसे हैं तो मिजान बैंक बैंक ऑफ पंजाब को पैसे अदा कर देगा। अच्छा, ये बैंक्स का आपस में पेमेंट सिस्टम का एक खास तरीकाकार होता है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। मैं सिर्फ हमारे सिलेबस की हद तक सिंप्लीफाइड प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो स्टेट बैंक के थ्रू उनकी आपस की कुछ अरेंजमेंट्स होती है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। इस एग्जाम्पल में मुझे बताइए कलेक्टिंग बैंक यानी जो पैसे कलेक्ट कर रहा है वो कौन है? बैंक ऑफ पंजाब। और पेइंग बैंक, ये कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक जहन में रखिएगा कौन है। कलेक्टिंग बैंक कौन है? पैसे कलेक्ट करने वाला, हमारी एग्जाम्पल में बैंक ऑफ पंजाब। पेइंग बैंक कौन है? पैसे अदा करने वाला, जो हमारी एग्जाम्पल में मिजान बैंक है। तो कलेक्टिंग बैंक जब पेइंग बैंक से पैसे वसूल कर लेगा तो फिर वो मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। ये प्रोसेस कहलाता है क्लियरिंग प्रोसेस। कौन सा? क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियर? लेकिन ये है क्लियरिंग प्रोसेस। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, अब आते हैं वापस टाइप ऑफ क्रॉसिंग की। क्रॉसिंग की एक टाइप थी जनरल, एक टाइप है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? चेक के फेस पे किसी दूसरे बैंक का नाम लिख दिया जाता है। जैसे फर्ज कीजिए मेरा एक पर्सन के अकाउंट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, आपको यह पता है। आप डिफरेंट बैंक्स में, हर बैंक में एक एक अकाउंट खुलवा सकते हैं।
तो फर्ज कीजिए मेरा एक अकाउंट है बैंक ऑफ पंजाब में और एक अकाउंट है यूबीएल में। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला चेक जो है ना, देखिए क्रॉस हुआ मतलब जाएगा मेरे अकाउंट में, लेकिन ये मेरे बैंक ऑफ पंजाब वाले अकाउंट में भी जा सकता है, यूबीएल वाले में भी जा सकता है। अब अगर जिसमें भी मेरा अकाउंट है, अब यहां पे अगर मैं लिख देता हूं बैंक का नाम, क्या लिख देता हूं? बैंक ऑफ पंजाब। कोई भी लिख सकता है, बैंक मैं भी लिख सकता हूं, बैंक खुद भी लिख सकता है। अगर मैंने इस पे लिख दिया बैंक ऑफ पंजाब, ये होगी स्पेशल क्रॉसिंग। इसमें दो बैंक्स के नाम आ गए, एक तो वो जिसका चेक था उसका तो आना ही आना था ना, वो तो हक सच है उसका आना। दूसरा, अगर इस फेस पे किसी दूसरे बैंक का नाम लिख दिया जाए तो इसे क्या कहा जाता है? स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है भला? कि अब इस चेक की पेमेंट मिजान बैंक से सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब ही ले सकता है और कोई बैंक नहीं ले सकता। यानी अब कंफर्म हो गया ये पैसे मेरे अकाउंट में जाएंगे, जनरल क्रॉसिंग से कंफर्म हो गया पैसे मेरे अकाउंट में जाएंगे, स्पेशल क्रॉसिंग से कंफर्म हो गया इसी बैंक ऑफ पंजाब के अकाउंट में ही जाएंगे, क्योंकि अब इसकी कलेक्शन कौन कर सकता है? बैंक ऑफ पंजाब। अब अगर यूबीएल ये चेक लेके मिजान बैंक के पास जाएगा ना, मिजान बैंक देखेगा इसके ऊपर तो बैंक ऑफ पंजाब लिखा है, वो कहेगा स्पेशल क्रॉसिंग हुई है, तुम्हें पेमेंट कोई नहीं मिलनी, ले जाओ चेक। ये सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब जब आएगा उसी को पेमेंट करनी है। स्पेशल क्रॉसिंग समझ आ गया? ठीक है। हाँ, मिजान बैंक में अगर अकाउंट खुलवाया, मिजान बैंक से मिजान बैंक में ही, वो तो उसी वक्त कर लेते हैं, नहीं चाहे कुछ वो इतनी मुश्किल सवाल ना पूछा करे। अगर मेरा अकाउंट मिजान बैंक में है तो मैं किसी दूसरे बैंक में नहीं है तो मैं स्पेशल क्रॉसिंग करूंगा ही नहीं, मैं स्पेशल क्रॉसिंग करूंगा ही नहीं। उसी बैंक में दोबारा उसी बैंक में ले, हाँ उसी बैंक में दोबारा अच्छा, अब यहां पे देखिए चेक की क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स आपको बताएं? कितनी टाइप्स? क्रॉसिंग की दो टाइप्स बताई हैं। पहले बताया ओपन चेक, क्रॉस चेक, उसमें फर्क समझ आया? क्रॉसिंग की आगे टाइप्स, पहले बताया जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? दो लाइन, दरमियान में एंड कंपनी लिखे या ना लिखे। स्पेशल क्रॉसिंग में क्या होता है? बैंक का नाम, इसमें चाहे लाइंस लिखे या ना लिखे, बैंक का नाम लिखना जरूरी है, लाइंस ड्रा कर। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखना जरूरी है, लाइंस ड्रा करना जरूरी नहीं। और जनरल क्रॉसिंग में लाइंस ड्रा करना जरूरी है, एंड कंपनी लिखना जरूरी नहीं। चले, अब एक अजीब टाइप की क्रॉसिंग आपके सामने रखने लगा हूं। यह है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है? अब ये देखिएगा जरा, यहां पे क्या लिखा है? ये चेक कौन सा है? आगे लिखा होता है और बेरर, और बेरर लिखना भूल गए भाई, और बेरर। बताइए ये चेक कौन सा है? ये हाँ ओपन है। बेरर या के ऑर्डर? बेरर है। अब ऑर्डर है। कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? अब जब बेरर नहीं काटा था कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था? बेरर। बेरर का लफ्ज काट दिया, कौन सा निगोशिएबल? ऑर्डर। यहां पे दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? अभी भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ऑर्डर।
टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कौन सी है? जनरल। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कौन सी है? इसका मतलब टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट और कंसेप्ट है, टाइप ऑफ क्रॉसिंग हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं लिख देता हूं हबीब बैंक लिमिटेड, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग कौन सी है? स्पेशल क्रॉसिंग। अब जरा गौर से देखिएगा, अब मैं जो लिखने लगा हूं ना, आप पढ़ के उछल पड़ेंगे। ए ओवर सी अकाउंट, अकाउंट इसको अकाउंट ही बोलते हैं ना, ए ओवर सी। परचेजेस अकाउंट, ए ओवर सी लिख। अकाउंट पेई, पेई डबल ए, ओनली। मर्जी है आपकी। अकाउंट पेई ओनली। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रहा ही नहीं, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब इसकी पेमेंट सिर्फ उसामा खान को होगी। उसामा खान खुद भी आगे किसी को ट्रांसफर करना चाहे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अकाउंट पे ही ओनली लिखा हो। अच्छा, बैंक्स वाले कहते हैं आपने अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया, ये भी ठीक है। सिर्फ अकाउंट पे ही लिख दिया ना, इसको भी हम समझेंगे अकाउंट पे ही ओनली ही लिखा हुआ है। तो अकाउंट पे ही इज इक्वल टू अकाउंट पे ही ओनली, ये लिख ले गई। अकाउंट पे ही इज इक्वल टू अकाउंट पे ही ओनली, और चेक के ऊपर अकाउंट पे ही ओनली लिख दिया। इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। इसको रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये चेक फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता है। चेक वैलिड है, पेमेंट होगी, आगे फर्दर निगोशिएट। ये तीसरी टाइप है, इसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। आज के लिए इतना काफी, लेकिन 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 अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, क्विक रिवीजन करनी है। एक होता है चेक ओपन, सिर्फ मेन कंसेप्ट की क्विक रिवीजन करा रहा हूं। एक होता है क्रॉस चेक। क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स हैं? जो हमने 3 पढ़ी हैं। कौन कौन सी? जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्टिव। फिर से वो मुतमिन बैठे भाई ड्राइंग रूम में। कौन सी? कितनी क्रॉसिंग की टाइप्स हैं? 3। कौन सी? जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्ट। जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है और इसका इफेक्ट क्या है? जनरल, कौन बताएगा? जनरल क्रॉसिंग कैसे होती है, सुनिए, और इसका इफेक्ट क्या है? टॉप लेफ्ट पे 2 पैरेलल लाइंस लगा लेते हैं। टॉप पे 2 लाइंस लगा, टॉप लेफ्ट पे 2 पैरेलल लाइंस लगा देते हैं, और दरमियान में एंड कंपनी लिखना जरूरी नहीं है, चाहे लिखे चाहे ना लिखे। ये है जनरल क्रॉसिंग का तरीका। इसका इफेक्ट क्या है? अब ये बैंक अकाउंट में ही पैसे क्रेडिट होंगे, कैश काउंटर पे कलेक्शन नहीं हो सकती। शाबाश, ये हो गया एक टाइप। दूसरी टाइप ऑफ क्रॉसिंग कैसे होती है और इसका इफेक्ट क्या है? कैसे होती है, इसका इफेक्ट क्या है जी? टॉप लेफ्ट पे 2 लाइंस लगाना जरूरी नहीं है। स्पेशल मैं खुद बताया है, लाइन लगाना जरूरी नहीं। लगा दें, हर्ज भी कोई नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं। इन्होंने कहा जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या लिखना है? बैंक का नाम। इसका इफेक्ट क्या होता है?
जिस बैंक का नाम लिखा है वही ड्राई बैंक से पेमेंट वसूल कर सकता है। जिस बैंक का नाम लिखा है वही ड्राई बैंक से। आखिरी टाइप रिस्ट्रिक्ट नहीं, अब हाइब्रिड वालों की वो सतेले थोड़ी हाँ का बंदा सर ने। अब हाइब्रिड क्लास में से बताइए रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कैसे होती है और इसका इफेक्ट क्या है। शाबाश, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। ओ भाई कोई तो बता दे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग क्या है। 100 रुपए किसी को नहीं आता। ऐसे ना करें। हाँ शाबाश, ये चीज ये आगे वाले भाई थे, ये नहीं आगे वाले भाई, ये दूसरे बेंच पे कॉर्नर पे बैठे हैं भाई। 200 दिखाए 200। ये देख रहा है भाई जरा आंखें ऊपर जरा नजर से नजर मिला आया भाई मेरा। हाँ किताब सामने रखी है। सर पहले उसके चेक के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे आपने अकाउंट पेएबल टू अकाउंट ओनली लिखना। आपने लिखना है क्या लिखना है? अकाउंट पेएबल नहीं, अकाउंट पे ही लिख दे या अकाउंट पे ही ओनली लिख लें। हाँ कोई भी लिख लें। और इसका इफेक्ट क्या होता है? तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता। हाँ ये फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। शाबाश, इनाम दीजिए। ये फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता। भाई समझ आई टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग? चलिए आज के लिए इतना काफी है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ, कल कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।